दोस्तों नमस्कार। कल आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त है और उसकी पूर्व संध्या पर आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देश की राजनीति लगातार बदल रही है। नरेंद्र मोदी 240 सांसदों की सरकार चला रहे हैं, दो बैसाखियों के सहारे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष को कमजोर करने में लगी हुई है। वो विपक्ष जो आजादी के बाद संभवतः सबसे ज्यादा मजबूत है। 237 सीटें विपक्ष के पास है और उस पर भी 99 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े, सबसे लोकप्रिय लीडर राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। राहुल गांधी ने पिछले 2 साल में नरेंद्र मोदी सरकार को जो लगातार आईना दिखाया है, अगर मैं इसको एक मुहावरे में कहूं तो जो नाक में दम कर रखा है, उससे मोदी सरकार हिली हुई है। और मोदी सरकार ही नहीं, खास करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी जो अपने आप को भारत की राजनीति का सर्वे सर्वा, भारत की राजनीति का एकमात्र आइकॉन, भारत की राजनीति का एकमात्र लीडर जो पेश करना चाहते थे, उनकी आशाओं पर पानी फिर गया है। राहुल गांधी की जो लोकप्रियता भारत जोड़ो यात्रा से बढ़नी शुरू हुई, वो चुनाव में 7वें आसमान पर थी। उत्तर प्रदेश में तो पोस्ट पोल सर्वे में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय दिखे। यही कारण है कि राहुल गांधी को लगातार घेरने की साजिश हो रही है। और अब सबको मालूम है, आपसे मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि ईडी ने कमर कस ली है राहुल गांधी को बुलाने की। सूचना तो जब राहुल गांधी वायनाड में थे उसी समय मिली थी और 1:52 पर रात्रि में राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि ईडी के अंदरूनी सूत्रों से खबर मिली है कि जल्दी ही मुझे ईडी बुलाएगी, मैं वेलकम करता हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। लेकिन क्या इतना आसान है? एक तरफ तो राहुल गांधी को फिर से बुलाना, ईडी 2022 में पहले ही पूछताछ कर चुकी है 40-50 घंटे, और उसके बाद निकला क्या? तो क्या वो जो 40-50 घंटे पूछताछ हुई थी नेशनल हेराल्ड मामले में, अब उसमें क्या चार्जशीट की तैयारी है? क्या राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी है? ये भी एक सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या अब राहुल गांधी को ईडी बुलाना, ईडी के जरिए बुलावा मिलना इतना आसान है क्या? कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी को बुला करके नरेंद्र मोदी कोई बड़ी गलती कर दें, कोई ब्लंडर कर दें, और फिर ऐसा कुछ ना हो कि ये सरकार हिल जाए। और इसकी बात इसलिए भी की जा रही है कि 2 बैसाखियों पर सवार ये सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में 2 अधिनियम वापस कर चुकी है। एक तो वक्फ बोर्ड संपत्ति का मामला, और दूसरा ब्रॉडकास्ट बिल जो लाने वाली थी उसको भी उसने ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये दोनों ही बिल ऐसे थे, एक तरफ तो वक्फ बोर्ड संपत्ति वाले मामले में उनके 4 सहयोगी दल बीजेपी के खिलाफ खड़े हो रहे थे। चिराग पासवान हो, नायडू हो, नीतीश कुमार हो, आरएलडी हो, ये वो राजनीतिक दल हैं जिन्हें भले ही बीजेपी के साथ रहते हों वो, लेकिन उन्हें धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल कहा जाता है, जो मुस्लिम आउटरीच भी करते हैं, जिन्हें मुस्लिम मतदाता वोट भी करते हैं। तो वहां से नरेंद्र मोदी ने अपने पैर पीछे खींचे, वरना यही नरेंद्र मोदी हैं जो 56 इंच चौड़ी छाती की बात करने वाले, एक अकेला सब पर भारी की बात करने वाले, लेकिन पीछे हट गए। पहली हार नरेंद्र मोदी की वक्फ बोर्ड संपत्ति मामले में हुई, एक्ट मामले, उसमें बिल मामले में हुई। दूसरा जो ब्रॉडकास्ट बिल लाने वाले थे और तमाम यूट्यूबर्स पर जो पाबंदियां
और शिकंजा कसा जाना था, जेल भेजने की जो तैयारी होनी थी, फिर तो कोई भी लिखने वाला, कोई भी बोलने वाला, कोई भी यूट्यूबर स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर ही नहीं सकता था। सबको सलाखों के भीतर पहुंचा दिया जाता। लेकिन पहले ही प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति बहुत खराब है। एक तरफ पूरा गोदी मीडिया है जो सरकार का भोंपू बना हुआ है, वो सरकार से सवाल नहीं पूछता है, बल्कि नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग में मुब्तला है। तो दूसरी तरफ वो यूट्यूबर्स, वो सोशल मीडिया है जो सरकार की आलोचना, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता रहा है। उसका मुंह बंद करना इस ब्रॉडकास्ट बिल का असली मकसद था। लेकिन दुनिया में क्या मुंह दिखाते नरेंद्र मोदी? अभी तो बुलावा आ जाता है, कुछ अवार्ड वगैरह मिल जाते हैं नरेंद्र मोदी को, लेकिन उसके बाद क्या होता? ये जो परिस्थितियां हैं उसमें नरेंद्र मोदी को ये भी बिल ठंडे बस्ते में डालने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब राहुल गांधी पर जो शिकंजा कसने की तैयारी है और जो संकेत मिले हैं, वो संकेत उन 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव भी हैं। राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों 3 एजेंडे अपने सामने रखे। पहला एजेंडा कास्ट सेंसस का, दूसरा एजेंडा संविधान के सम्मान का, और तीसरा मुद्दा जिस पर वो मजबूती के साथ डट कर के खड़े होना चाहते हैं वो है हिंडनबर्ग और अडानी का इशू। इन तीनों अगर आप मुद्दों को देखें और फिर जरा इस पर गौर करें कि राहुल गांधी को ईडी क्यों घेर रही है और आने वाले कुछ दिनों में आमना सामना कैसे हो सकता है। जो लड़ाई संसद के भीतर राहुल गांधी लड़ रहे हैं वो संसद के बाहर भी हो सकती है। इन 3 मुद्दों को राहुल गांधी ने बहुत पुख्ता तौर पर उठाने की तैयारी कर ली है। अब इन तीनों मुद्दों का जरा सोशियोलॉजिकल अध्ययन आप कीजिए तो हिंडनबर्ग की वो रिपोर्ट में जिस पर आरोप हैं अडानी के संपत्ति पर, अडानी के जो पूरा शेयर मार्केट है उसमें जो उनकी दौलत लगी हुई है, जिसमें घपले का आरोप लग चुका है। पिछली बार जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसमें ये आरोप लगे थे, उसकी जांच सौंप दी गई थी सेबी को। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और नरेंद्र मोदी ने जब सेबी को जांच सौंप दी, और सेबी का हाल ये है कि जो उसकी चीफ हैं माधवी बुच, वो और उनके पति खुद जो आरोप लग रहे हैं कि वो अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करती रही हैं, और ये संबंध उन्होंने अपने स्वीकार किए हैं कि इसके पहले वो ऐसा करती थी। तो जाहिर तौर पर आप उनके प्रति नरम होंगी। तो जब बिल्ली को ही दूध की रखवाली करने के लिए सौंप दिया जाए तो फिर वो क्या करेगी? जिसको एक और दूसरे मुहावरे में कहा जाता है कि आप चोर है उसी को आप रखवाली करने के लिए दे रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, जो आरोप लगे और इसमें हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला है। लगातार अडानी की संपत्ति जो बढ़ रही है उसमें अडानी कुछ बनाते नहीं हैं। अडानी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं करते। अडानी सिर्फ संचालन करते हैं, तमाम संस्थाओं को खरीदते हैं, और खरीदने पर भी वो दबाव है कि जिस संस्था को वो चाहते हैं वो संस्था सरकार के दबाव में, ईडी के दबाव में अपने आप को छोड़ देती है, उसके जो संचालक हैं, और वो संस्था मिल जाती है अडानी साहब को। कोयले की खदानें हों, बिजली घर हों, या एयरपोर्ट हों, रेलवे स्टेशन हो, ये सब अडानी के हाथों बिक गए हैं। और जो चीज़ 10 रुपए की मिलती थी उसका रेट 100 रुपए नहीं बल्कि 200 रुपए हो गया है। भारतीय जो मिडिल क्लास उभरा था मनमोहन सिंह के समय पर, उसकी जेब कतरने का काम पूरे तरीके से मोदी सरकार अडानी के जरिए कर रही है। मिडिल क्लास पर ढेरों टैक्सेस लग गए हैं। जहां 1 नेशन 1 टैक्स की बात हो रही थी,
वहाँ जो सर्विस करने वाला आदमी है, नौकरी पेशा आदमी है, वो इनकम टैक्स भी देता है, जीएसटी भी देता है, सेस भी देता है और तमाम तरह के वो टैक्स देता है। जहाँ जहाँ उसको अगर होटल में खाना भी खाने जाएगा तो वहाँ सर्विस टैक्स देगा, एजुकेशन के लिए सेस देगा, वो अगर सफ़र करेगा तो रोड टैक्स भी देगा, फिर टोल टैक्स भी देगा। इतने सारे टैक्स वो दे रहा है कि उसकी जेब काटी जा रही है रोज। आमदनी घटी है, खर्चे बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, उस वजह से आम आदमी परेशानी में है। और ये मुद्दा जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का है, ये बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। तो राहुल गांधी की प्राथमिकता है कि जो करप्शन है, जो सरकार कहती थी, जो मोदी कहते थे न खाऊंगा, लेकिन अयोध्या से लेकर के और बिहार के पुलों तक आप हालत देख लीजिए। संभवतः आज़ादी के 70-75 साल में इस तरह का करप्शन कभी नहीं हुआ कि जो पुल बने और टूट जाए। रामपथ बना करोड़ों रुपए का और ख़त्म हो गया। आज ही एक खबर आई है कि वहाँ 50 लाख की लाइटें ही चोरी हो गई। राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा था। पार्लियामेंट जो बनी 1200 करोड़ की, उसकी छत से पानी टपक रहा था। तो ये करप्शन का आप पराकाष्ठा आप कह सकते हैं। इतना करप्शन कभी नहीं रहा, बहुत सिस्टमेटिक करप्शन। इस पर हैमर करना है राहुल गांधी को। दूसरा, संविधान के सम्मान का मसला असल में दलितों और आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा इशू है। सिर्फ आरक्षण का मुद्दा नहीं है, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के जो सपनों का संसार है, जो उनकी रचना है, जो उनका संविधान है, उस संविधान पर बीजेपी और आरएसएस आज से नहीं, अपने पैदाइश से, संविधान के निर्माण के समय से ही वो हमला बर रही है और उसे मनुस्मृति के आधार पर एक हिंदू राष्ट्र का संविधान चाहिए। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का वो संविधान जो सामाजिक न्याय की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, समाजवाद की बात करता है, माने आर्थिक असमानता घटाने की बात करता है, सरकारी नौकरियों की बात करता है, उस सबको खत्म करके 30 लाख सरकारी नौकरियां अभी हैं, खाली पद हैं, लेकिन मोदी सरकार नहीं भरने जा रही है। जो नौकरियां निकलती भी हैं उनके पेपर लीक होते हैं। तो ये जो मुद्दा है संविधान को सम्मान देने का, और आने वाले 24 अगस्त को इलाहाबाद में संविधान सम्मान शायद समारोह हो रहा है, उसमें राहुल गांधी शिरकत करने जा रहे हैं। तो ये सिलसिला फिर से शुरू कर रहे हैं राहुल गांधी, संविधान को बचाने का, उसके सम्मान का, जो दलितों और पिछड़ों की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है, जो उनकी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, जो डॉक्टर अंबेडकर के साथ जुड़ा हुआ है, उनके प्रति सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। कास्ट सेंसस ओबीसी का बहुत बड़ा मुद्दा है, और ओबीसी का ही मैं इसलिए कह रहा हूं, हालांकि वो पूरे भारतीय समाज के लिए बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो आरक्षण है वो अभी लगभग उनको आधा मिलता है, और उसमें भी क्रीमी लेयर का प्रावधान है। 27% आरक्षण, और सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक 50% की लेयर बना दी गई, लेकिन ईडब्ल्यूएस जब हुआ तो वो लेयर खत्म हो गई, कहाँ गायब हो गई किसी को नहीं पता है। लेकिन बिहार सरकार ने आरक्षण बढ़ाया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक दिया। तो ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब तक आप जातियों की जनगणना नहीं करेंगे, ओबीसी की जातियों की संख्या क्या है, उनके पास संसाधन कितने हैं, सरकारी नौकरियां कितनी हैं, बेरोजगारी कितनी है, गरीबी कितनी है, एजुकेशन कितनी है, और जो अपर कास्ट है उसमें एजुकेशन का क्या हाल है, कितने लोग विदेश गए हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने मकान हैं, कितनी ज़मीन है, ये सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। तो जो अति पिछड़ों का सवाल है, ईबीसी का सवाल है, ये भी जो सिफारिशें लागू होने थी राघवेंद्र कमेटी की, वो भी सामने आएगा। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू होना था, वो भी सामने आएगा। माने अति पिछड़े समाज को जो आरक्षण, और उसके लिए क्यों 15% अतिरिक्त आरक्षण नहीं हो सकता है, जब ईडब्ल्यूएस को 10% हो सकता है, तो अति पिछड़ा जो समाज है उसके लिए 15%, 20% आरक्षण क्यों नहीं अलग से हो सकता है? क्योंकि वो समाज आज भी कहीं हाशिए पर खड़ा हुआ है। ओबीसी में एक तबका सामने आया है, उभर करके आया है, अपर ओबीसी जो है वो एसर्ट भी कर रहा है अपने अधिकारों को लेकर के, लेकिन अति पिछड़ा बहुत पीछे छूटा हुआ है।
तो उसे क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? और इसके लिए क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तैयार है? नहीं है। वो 27% आरक्षण में ही वर्गीकरण करना चाहती है और इसके जरिए आपस में बढ़ाना चाहती है, जैसे ठीक एससी वर्गों के भीतर वर्गीकरण। हालांकि इसका थोड़ा अलग मामला है, क्योंकि एससी एसटी में जो रिजर्वेशन है वो उसके पॉपुलेशन के आधार पर मिलता है, तो इसमें वर्गीकरण एक हद से जायज है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप अतिरिक्त 5% दीजिए। तो एससी एसटी में उपवर्गीकरण को न्याय सम्मत कहा जा सकता है, लेकिन नियत मैंने कहा कि खोटी है बीजेपी की। दूसरी तरफ जहां करना चाहिए असल में वो है अति पिछड़ा समाज, जिसको अतिरिक्त आरक्षण देना चाहिए सरकार को, लेकिन ये सरकार बेईमान है और ये ओबीसी के भीतर ही सुरपटौल करना चाहती है। बैकलॉग की भर्तियां करके अति पिछड़े समाज को आगे लाया जा सकता है। एनएफएस नहीं होगा, ये गारंटी हो सकती है। तो कास्ट सेंसस एक बड़ा मुद्दा है जिसे राहुल गांधी अब उठाने जा रहे हैं, और ये 3 मुद्दे हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है, ईडी के जरिए घेरने की तैयारी हो रही है कि राहुल गांधी को अगर छोड़ा स्वतंत्र रूप से तो संसद में तो नरेंद्र मोदी की हालत खराब कर ही चुके हैं। नरेंद्र मोदी को उठ के भागना पड़ा है और अब तो सामना करने की हिम्मत भी नहीं है। ऐसे में अगर सड़क पर राहुल गांधी आ गए और इन मुद्दों को लेकर के सक्रिय हुए तो फिर क्या होगा? बीजेपी की इस समय सबसे बड़ी चिंता है और सबसे बड़ी मुश्किल तो नरेंद्र मोदी के लिए है कि जिनके सामने 10 साल तक जो व्यक्ति इस देश में जिसकी तूतू बोलती थी, जो इतना लोकप्रिय था, भोंपू मीडिया ने पूरा खड़ा किया था एक ऑरा, और वो ऑरा राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के बूटों तले रौंद डाला। रामचेत की हाथ में ली हुई चप्पल को सिल करके उन्होंने उम्मीदों को जिस तरह से सिया है, वो एक अलग घटनाक्रम दिखाता है, एक अलग उम्मीद की लौ पैदा करता है। और ऐसे में 22 अगस्त को कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर आने के लिए कहा है कि आप आइए और पूरा प्रदर्शन, पूरा देशव्यापी प्रदर्शन होगा ईडी के खिलाफ। ऐसे में अगर ईडी ने कोई धरपकड़ की, पहले नोटिस जारी किया, तो फिर ये आमने सामने होगा ईडी बनाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। और ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्हें मालूम है कि अब उनका नेता कितना लोकप्रिय है, उस नेता को चाहने वाले लोग कितने हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी हों, अल्पसंख्यक हों, मुस्लिम हों, ईसाई हों से लेकर के और अपर कास्ट के लोग भी, प्रोग्रेसिव लोग भी राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। शुक्रिया।